अभी Q2 का जीडीपी का डेटा आया इंडिया का, राइट। एंड दैट वाज 8.2%. जस्ट अ राइट। स्टेलर परफॉर्मेंस डन बाय इंडिया. पर राइट। ये तब हुआ सर जब जुलाई में ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए थे, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि Q2 इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था. उसके हम्म। बावजूद इंडिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आईएमएफ ने इंडिया को ग्रेड सी दिया. राइट। तो एक राइट। ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पर वॉर की बातें हो रही हैं, हमारे पे टैरिफ का एक प्रेशर है, उस सब के बावजूद इंडिया ने Q2 में इतना अच्छा परफॉर्म किया. और राइट। अभी तो जीएसटी रिफॉर्म्स भी किए थे गवर्नमेंट ने, जिसका कह रहे हैं Q3 में इम्पैक्ट अपन को दिखेगा. तो हम्म। इट इज लाइक पीपल आर थिंकिंग कि Q3 का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होने वाला है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन तो सब लाइक जीडीपी, लेकिन अगर अपन देखें तो नॉमिनल जीडीपी घटी है. हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स को ये बताइए सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. हम्म। इसमें क्या अंतर है? और ये जो 8.2 का आया है, हम्म। तो इससे अब हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलने वाला है? राइट। तो मैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे हम बात करेंगे, और ये जो बहस हो रही है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट्स को लेके, बहुत से लोग बहुत खुश हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बड़ी है। मैं भी उनमें हूं जो खुश हूं कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, पर मैं थोड़ा सा नुआंस तरीके से सोचता हूं। मेरा ये मानना है कि यहाँ सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है वैसा नहीं है, हमें थोड़ा सा इसको इसका भेद समझना होगा। मैं शुरू से ही बहुत शारीरिक रूप से कमजोर रहा हूँ। बार बार डॉक्टर के पास भी मुझे जाना पड़ता था, और बहुधा डॉक्टर मुझे कहता था, मुक्ता जी कि आप ब्लड रिपोर्ट लेके आइए। तो जब ब्लड रिपोर्ट आती थी तो मैं उसमें हीमोग्लोबिन देखता था, मेरा बहुत ज्यादा होता था, 15-16 के आसपास रहता था। तो मैं खुश हो जाता था कि मेरा खून अच्छा है, मेरे खून में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं कमजोर हूं लेकिन मेरा खून तो बहुत अच्छा है, मेरा होमोग्लोबिन कितना अच्छा आ रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, नहीं भैया, तुम्हारा होमोग्लोबिन इसलिए अच्छा आ रहा है क्योंकि तुम पानी कम पीते हो, तुम्हारा जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड नहीं है प्रॉपरली, और इसलिए तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है। तुम पानी पिया करो, तुम्हारे शरीर में पानी की थोड़ी सी कमी है। अब देखिए, ब्लड में पानी बहुत ज्यादा होता है, अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे, आप पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो जाएगी, तो जाहिर है कि आपका होमोग्लोबिन बेहतर नजर आएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई आंकड़ा अगर अच्छा नजर आता है तो उसके अच्छे होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, जो आप खुश हो रहे हैं कि हिंदुस्तान की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा आई है, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूं कि हिंदुस्तान की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम आई है। और आम आदमी की जिंदगी में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा योगदान अदा करती है। तो पहले हम नॉमिनल और रियल जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास यह बोर्ड नहीं है तो बड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसी भी इकोनॉमी को समझने का एक आसान तरीका है कि आप उसको सिंगल प्रोडक्ट इकोनॉमी कर दीजिए। तो हमारी इकोनॉमी में एक किसान है जो कि आम पैदा करता है, ठीक है, और ये वर्ष है 2024-25, एक वित्तीय वर्ष मान के चलिए। 2024-25 आईएमएफ ने ऐतराज किया है कि हिंदुस्तान का जो 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 बेस ईयर है वो बहुत पुराना है। तो हम यहाँ बेस ईयर लेके चल रहे हैं 2024-25। सो 2024-25 में किसान 100 आम पैदा करता है, मुक्ता जी, और 100 आम पैदा करता है और बाजार में 100 रुपए का प्रत्येक आम बेचता है। तो 100 × 100 आप करेंगे तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। वो 10,000 रुपए कमाता है, तो उसकी जीडीपी, उसकी आमदनी कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अब वो साल खत्म हो गया, अब नया साल आता है 2025-26। 2025-26 में वो किसान 100 आम नहीं, 110 आम पैदा करता है। आप क्या कहेंगे कि उसकी जीडीपी, उसका बढ़ उत्पादन बढ़ गया. 10% से बढ़ गया। अब इसका आप आज की तारीख में जो आमदनी कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि बेस ईयर में आम की कीमत क्या थी? बेस ईयर मतलब पिछला साल 2024-25 में आम प्रत्येक आम की कीमत क्या थी? तो पिछले साल उसने किस कीमत पे आम को बेचा था? 100 रुपए पे बेचा था। अब उसके पास 100 नहीं, 110 आम है। अब वो 110 आम को 100 रुपए पर अगर बेचता है तो उसकी कमाई कितनी होगी? 11,000 रुपए। किसान बहुत खुश है, और किसान ये कहता है कि मेरी आमदनी जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ के 11,000 हो गई। तो ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी पे। होता क्या है उस साल, मुक्ता जी, जब वो वास्तव में आम बेचने जाता है तो आम का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, और उस साल लोगों को आम खाने की इच्छा नहीं हुई, तो लोग आम नहीं खरीद रहे हैं।
और जब लोग आम नहीं खरीद रहे हैं तो उसको आम की कीमत कम करनी पड़ती है, और जो आम उसने पिछले साल 100 रुपए का बेचा था, इस साल 90 रुपए का बेच रहा है। अब वो 110 आम 90 रुपए में बेचेगा, तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 9,990 रुपए मिलेंगे। तो वो क्या कहेगा कि मेरे आम की पैदावार भले ही ज्यादा हो गई हो, पर मेरी कमाई इस साल कम हुई है, क्योंकि महंगाई कम हो गई है। तो इस साल नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई? 9,990। लेकिन रियल जीडीपी कितनी हो गई? 11,000। तो आप क्या कहेंगे? रियल जीडीपी तो बढ़ रही है, पर नॉमिनल जीडीपी कम हो रही है। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ है कि कीमतें 90 रुपए नहीं हुई हैं, कीमतें 100 रुपए से बढ़ के 105 रुपए हुई हैं। अब जब आप 105 से मल्टीप्लाई करते हैं 110 को, तो आपका रिजल्ट क्या, जो भी आपका रिजल्ट आता है, मैं गणित में थोड़ा कमजोर हूं, आप मेरी मदद कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रही है। ठीक है। अब रियल जीडीपी ग्रोथ रेट महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कभी कभी यह होगा कि आपने 100 की जगह 100 ही आम पैदा किए हैं, और 100 की डिमांड उस साल बहुत बढ़ गई, और लोग ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं, और वो 100 रुपए की जगह 120 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो उस साल किसान की आमदनी 12,000 हो जाएगी। वो कहेगा कि मेरी आमदनी 2,000 रुपए से बढ़ गई, मैंने पिछले साल 10,000 रुपए कमाए थे, इस साल मैंने 12,000 रुपए कमाए हैं। इकोनॉमिक्स ये कहती है, अरे भैया ये तो महंगाई की वजह से कमाए हैं, तुम्हारा उत्पादन तो उतना ही हुआ है जितना पिछले साल हुआ है, तो तुम्हारी रियल जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं है। तो मुक्ता जी, सीधी सीधी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने कितनी मेहनत से उत्पादन किया है वो रियल जीडीपी बताती है, लेकिन हमारे उत्पादन का बाजार मूल्य क्या है वो नॉमिनल जीडीपी बताती है। हमारी रियल जीडीपी बढ़नी चाहिए, उसी अनुपात में हमारी नॉमिनल जीडीपी भी बढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान में क्योंकि महंगाई बहुत कम आई है, 0.25% महंगाई आई है, तो हमारे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अंतर बहुत कम हो गया है। सरकारी आंकड़ों में लगता है कि जीडीपी बहुत बढ़ रही है, पर आम आदमी की कमाई में लगता है उसको कि उसकी कमाई उतनी नहीं बढ़ रही है। यही कारण है कि हमारे बहुत से शेयर्स, वो बड़ी कंपनियां जिनके शेयर्स हम खरीदना पसंद करते हैं, वो चाहे एफएमसीजी की कंपनियां हो, कंजप्शन की कंपनियां हो, हमारे ड्यूरेबल गुड्स की कंपनियां हो, डिस्क्रिशनरी कंजप्शन की हमारी जो कंपनियां हो, जो भी कंपनियां आप बाजार में देख रहे हैं जो रोजमर्रा की खरीदी पे निर्भर करती हैं, उनका आप रेवेन्यू ग्रोथ कम देख रहे हैं, है ना? रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम देख रहे हैं, और उनमें प्राइसिंग पावर नहीं है। तो हिंदुस्तान में जितना उत्पादन बढ़ा है उतनी कीमतें नहीं बढ़ी हैं, और कीमतें नहीं बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि विदेश से आपको सस्ता सामान, सस्ती दरें आई है। विदेश में महंगाई नहीं है, विदेश में महंगाई कम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना होगा कि अगर हिंदुस्तान ये चाहता है कि बाजार बढ़े, और बाजार बढ़ने के लिए जरूरी ये है, मुक्ता जी बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बाजार बढ़ने के लिए जरूरी है कि उत्पादन के साथ साथ हमारी मांग तो बढ़ रही है, पर उत्पादन से ज्यादा हमारी मांग बढ़े, और बाजार में थोड़ी बहुत महंगाई भी हो। हमारी महंगाई आरबीआई के कंफर्ट लेवल से नीचे है, और इसी कारण मुक्ता जी, यही राज है, यही कारण है कि सरकार ने आपको इनकम टैक्स में छूट दी है। सरकार चाहती है कि आप और ज्यादा खर्चा करें, ताकि महंगाई लौट के आए। सरकार ने जीएसटी को कम करके आपको प्रेरणा दी है, ताकि आप और ज्यादा खर्च करें। नवरात्रि में सरकार की तरफ से ट्वीट आए थे, महा बचत महोत्सव। ये बचत महोत्सव नहीं है, खर्च महोत्सव है। आपको खर्च करने की प्रेरणा दी जा रही है, तो आप खर्च करने के लिए प्रेरित हो, मांग बढ़े, इसलिए इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इसलिए आपको जीएसटी में छूट दी गई है, और लोगों ने इस छूट का फायदा उठा के खर्च भी ज्यादा किया है। आपने आंकड़े पढ़े होंगे कि लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं, और आरबीआई भी कोशिश कर रही है, आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इस साल 2 या 3 बार आरबीआई ने ब्याज दरों को भी कम किया है। ये सारी चीजें मिलकर हमें इस तरफ इशारा करती हैं कि हाँ, सरकार और आरबीआई दोनों ही सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। इतनी कम महंगाई की वजह से हम महंगाई को लौटा लेना चाहते हैं। और एक बहुत मजेदार चीज आपको बताता हूं, जब भी सरकार बजट बनाती है ना मुक्ता जी, वो कभी रियल जीडीपी पे नहीं बनाती है, वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी पे बनाती है। तो सरकार ने जब इस साल का बजट बनाया था, तो ये एज्यूम किया था, ये माना था, इस तरह से उन्होंने एजम्पशन किया था, कि टारगेट किया था, इसको टारगेट भी बोल सकते हैं, एस्टिमेट किया था कि इस साल 25-26 में हमारी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 10.1% से बढ़ेगी, लेकिन वो 8.7% से बढ़ रही है। ये चिंता की बात है। सरकार के एस्टिमेट से हम कम
ग्रो कर रहे हैं, सरकार के टारगेट से हम कम ग्रो कर रहे हैं। आप जानते हैं इससे क्या होगा? इससे सरकार की आमदनी कम हो जाएगी, सरकार का टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, सरकार का जीएसटी रेवेन्यू कम हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा, और इस वजह से आप चिंतित हैं। हम ये नहीं चाहते हैं ऐसा हो, हमारी नॉमिनल जीडीपी लौट के वापस 10-10.5% की तरफ आए, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा आप देखेंगे बाजार में आपके रौनक लौट के आएगी। तो सारी कवायद जो सरकार और आरबीआई कर रही है वो इसलिए कर रही है कि हमारी महंगाई लौट के आए, और हमारी मांग लौट के आए, और हमारी नॉमिनल जीडीपी लौट के आए। यह है वो बात जो हमें समझने की जरूरत है।